मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है। ये आपकी इन चीजों पे मैं दोबारा आता हूं कि मोदी के बाद कौन। स्पष्ट रूप से दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि मोदी के बाद नहीं, आज की डेट में अमित शाह नहीं है, जो प्रेजेंट पोजीशन है ना, या योगी आदित्यनाथ। योगी, देखो ये जो मैंने 5 बताए ना, ये सभी के सभी अगर आप इनका पिछली बैकग्राउंड देखोगे ना, ये आरएसएस से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश में सत्तारूढ़ पार्टी, केंद्र में काबिज पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह के दौर से गुजर रही है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया कि 75 साल के बाद कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रह पाएगा। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी भी तो 75 साल के पूरे हो गए हैं। क्या उनका कार्यकाल समाप्त होगा? अगर उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो उसके बाद कौन? आरएसएस में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान के अंदर क्या चल रहा है? इन सब चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार राजेंद्र जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया कि 75 साल के बाद कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी रिटायर्ड होंगे। अगर रिटायर होंगे तो उनके बाद कौन? तो राजेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया है मोदी के बाद कौन, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि मोदी के बाद कौन होगा जी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो कानून नहीं है, वो उन्होंने एक पॉलिसी उनकी पॉलिसी है, पॉलिसी है बनाई है। कानून मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए बनाया। पॉलिसी है, कानून बनता है लोकसभा। जी 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 जी। चलो फिर भी उनकी पॉलिसी बनाई है आपसी सहमति के साथ जी जी कि 75 साल के बाद जो सीनियर लीडर हैं वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे जी। अब प्रश्न ये होता है कि मोदी जी को 75वां साल लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदुस्तान की हर अवाम ये देखना चाहती है कि मोदी के बाद कौन। बिल्कुल। अब मैं आपको बात करना चाहता हूं कि मोदी जी ने थोड़े दिन पहले एक टीम बनाई और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो ये वीडियो है ये आप पूरी देखें। जब आप पूरी देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि बीजेपी हाई कमान में क्या हो रहा है। आपको पता है कि मोदी जी की जो टीम बनाई है उसके अंदर 5 सदस्य बने और उसके अंदर है शिव। अब मैं तरतीब भाई बताऊंगा सबको कि वो कौन कौन से हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाएगा, हम उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले नाम है शिवराज चौहान का, फिर है वसुंधरा राजे, फिर देवेंद्र फडणवीस, फिर नितिन गडकरी, फिर है सबसे जो हम सब सोच रहे हैं वो नाम हुआ योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल ठीक है। तो हम आप चलते हैं तरतीब वाइज। शिवराज चौहान से हम बात करेंगे। शिवराज चौहान नो डाउट की बहुत सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के और उनको बहुत सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और आपको पता है कि मुख्यमंत्री बने, फिर उनको मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाया। अब आप देखने वाली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि सारे मंत्री कैबिनेट रिपोर्ट देंगे इस कमेटी को और उस कमेटी का चेयरमैन है शिवराज चौहान। अच्छा। अब यानी अमित शाह को भी शिवराज चौहान को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मैं यही जानना चाहता था कि ये जो कमेटी बनाई गई है, 5 लोगों की कमेटी आपने बताया बनाई गई है, तो इसमें अमित शाह 5 लोगों की कमेटी नहीं, शिवराज चौहान को उन्होंने चेयरमैन बनाया। हम अलग अलग कर रहे हैं हम जी। अच्छा। तो शिवराज चौहान को उन्होंने बना दिया। अब ये बात है कि शिवराज चौहान, सबको पता है कि अमित शाह जी के साथ अनकंफर्टेबल है लेकिन मोदी जी के साथ वो कंफर्टेबल हो गए। बिल्कुल। और सीनियर लीडर है, यानी उनको मोदी जी ने बहुत बड़ा एक जिम्मा दिया है और केंद्र के सारे मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर अब अमित शाह के साथ इंक्लूड शिवराज चौहान को रिपोर्टिंग करेंगे, उनका कद बढ़ा दिया। अब दूसरा नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया। आपको पता है जो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, उसके बाद भागवत जी ने 4 दिन का प्रवास किया था राजस्थान के अंदर, काफी अनकंफर्टेबल थे। राजस्थान की पोजीशन बड़ी डिफरेंट थी जो भजनलाल जी बने। अब आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी कुछ दिन पहले राइजिंग राजस्थान समिट के तहत राजस्थान में गए
और वहां पर उसी वसुंधरा राजे ने मोदी जी की तारीफ की और स्टेट गवर्नमेंट की तारीफ की। इसका मतलब वो भी अमित शाह जी के साथ अनकंफर्टेबल थी और मोदी जी के पक्ष में आ गई। यानी राजस्थान के अंदर अब काफी स्थिति ठीक होगी। अब हम बात करें, तीसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने पहले, अब फिर रिसेंटली बने। आपने देखा जो देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस के भी काफी सपोर्ट है उनको, वो नागपुर से आते हैं जी। और जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस को मोदी जी ने बड़े गर्मजोशी से मिले, लेकिन अमित शाह ने फिर भी दूरी बना के रखी, क्योंकि अमित शाह जी ये चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस के तहत ना बने, दूसरा मुख्यमंत्री बने, लेकिन वहां पर भी देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के कारण मुख्यमंत्री बन गए। अब चौथा नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी नो डाउट हिंदुस्तान के सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उनको हाईवे मैन कहा जाता है। और वो अपने बयानों से कई बार उन्होंने अपनी सरकार को भी घेर लिया। यानी स्पष्ट है, वो खुद कहते हैं कि मैं जो काम कहता हूं वो करता हूं और धरातल से जुड़े हुए हैं। उनका एक अलग ही ग्रुप है और अलग प्रशंसक हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा। और नितिन गडकरी को ऑपोजिशन वाले भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो है। और जो पांचवा नाम है वो है योगी आदित्यनाथ। अब यहां पर आपको बात बताता हूं, जो योगी आदित्यनाथ हैं, आपको पता है जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे यूपी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ जी जो मोदी जी को मिले थे शोका हाल में, वो रोने लगे भावुक होकर। तो उन्होंने ये कहा कि लोकसभा टिकट वितरण में मेरी चली नहीं है, उतनी नहीं चली, अमित शाह जी ने अपनी मर्जी से टिकटें दे दी हैं, उसका रिजल्ट ये है। और आपको बताऊं जो अब जो इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र के साथ बाई इलेक्शन, उसमें मोदी जी ने योगी को फ्री हैंड कर दिया। और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी आई जीतकर बाई इलेक्शन में, यूपी के जो बाई इलेक्शन अभी हुए थे। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए उनको भी कर दिया। यानी कहने का मतलब ये पांचों के पांचों वो हैं जो अमित शाह के साथ अनकंफर्टेबल है, लेकिन मोदी के साथ कंफर्टेबल जोन में आ गए। ये पांचों के पांचों वो हैं। इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं अब तक देखा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को जो चलाने वाले हैं वो मोदी और अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। तो अगर ये पांच लोग फ्रंट पे आते हैं तो अमित शाह बैकफुट पे जाते हैं। हाँ, अमित शाह ये चाहते हैं कि मोदी के बाद अमित शाह, लेकिन वो स्थिति दिख नहीं रही। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कारण बताता हूं, मैं तथ्यों से बात करूंगा आपके साथ जो हो रहा है। मोदी और अमित शाह ने आज तक पूर्ण बहुमत की सरकारें चलाई हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिए, गुजरात में पूर्ण बहुमत से चलाई, 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो चलाई। लेकिन जो ये सरकार आई है, ये आई है गठबंधन की, एनडीए की। तो इनमें इनको वाजपेयी जी की तरह ही वही पुराने मॉडल पे आना पड़ेगा। उसका आपने देख ही दिया कि 2 बिल आए, 2 बिल ही नहीं पारित हो सके। इसका मतलब अब देखो 2014 से 2024 तक मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है। ये आपकी इन चीजों पे मैं दोबारा आता हूं कि मोदी के बाद कौन, स्पष्ट रूप से दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि मोदी के बाद कौन। देखिए मोदी के बाद अभी तो ये कह नहीं सकते। अमित शाह का नाम कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते थे कि अमित शाह या नहीं, आज की डेट में अमित शाह नहीं है, जो प्रेजेंट पोजीशन है ना, योगी आदित्यनाथ। योगी देखो, ये जो मैंने 5 बताए ना, ये सभी के सभी अगर आप इनका पिछली बैकग्राउंड देखोगे ना, ये आरएसएस से हैं। बिल्कुल ठीक है। और इन सबको पांचों को आप एनालाइज करोगे तो गठबंधन की सरकार चलाना जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी में। आपको लगता है कि ये जो 5 नाम आपने हमारे दर्शकों को बताए हैं, तो जो अगला प्रधानमंत्री हो सकता है इन 5 में से कोई एक हो सकता है? हाँ, हम ये कह सकते हैं इन 5 में से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, हम ये कह सकते हैं। इसका प्रूफ है शिवराज चौहान जी को कितनी बड़ा ओहदा दिया जी। सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर के उनको रिपोर्टिंग करेंगे। आप इन 5 को साइड पे नहीं कर सकते। और देवेंद्र फडणवीस जो बने मुख्यमंत्री, तो आरएसएस ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को 2.5 साल के लिए बना देते हैं, उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। वही वाली बात
संघ भी एक्टिव हो गया। हाँ बिल्कुल, संघ का तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव होना जरूरी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बार जो हरियाणा इलेक्शन हुआ इसमें बहुत बड़ी फूट नजर आई, जिस वजह से आरएसएस का एक्टिव होना बहुत। हरियाणा में देखो, जो हरियाणा महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आई है बीजेपी से, आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो लीडर तो भागे थे, हरियाणा में बहुत भागे थे टीट के नाम होते हुए, लेकिन फिर भी सरकार आ गई। ये सेकेंडरी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं जी। अब आगे बताइए क्या क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, लोकसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2 बिल पेश किए। वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया, वो बिल इनका पास नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने बिल पेश किया 1 नेशन 1 इलेक्शन। उस बिल में वोटिंग होनी थी, और वोटिंग के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के 20 के करीब सांसद और मंत्री गायब रहे, नदारद रहे। तो क्या लगता है कि वो जो 20 लोग गायब रहे वो इस बिल के साथ नहीं थे? तो इस तरह से जो ये फजीयत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये क्या दर्शाती है? ये यही दर्शाती है, मैंने 1 मिनट पहले कहा ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूर्ण बहुमत की सरकारें चलाने के लिए सक्षम है, लेकिन ये गवर्नमेंट एनडीए की है, इसमें वो पैटर्न नहीं चलेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए कैपेबल नहीं है? मैंने कैपेबल नहीं कहा, उनको आता नहीं है। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी है उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है। उसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं क्या, कि 2 बिल पास हुए थे, 2 बिल आए थे, एक वक्फ बोर्ड का और एक आया था 1 नेशन 1 इलेक्शन का। जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का हमने डिस्कशन की थी यहां पर बैठकर, तो मैंने आपको यही कहा था ना कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल है, पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिले। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस मिले, कॉन्फिडेंस में लेकर फिर उसको लोकसभा में लेकर जाए। लेकिन इन्होंने वही पैटर्न अपनाया पूर्ण बहुमत वाला। वहां पर वोटिंग हुई बीजेपी के खुद, बीजेपी जब विपक्ष के तो छोड़ो, बस बीजेपी के 20 एमपी गैर हाजिर रहे और चीफ व्हिप जारी होने के बाद जी, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि इनको 3 लाइन की व्हिप जारी की गई। लेकिन इसका मतलब यह है कि इनको एनडीए गठबंधन सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो चलाना चाहते हैं। इसको देखते हुए इन्होंने थोड़े दिन पहले इनको पता चल गया कि अब वैसा नहीं चलेगा, इसलिए 5 लोगों को इन्होंने ड्यूटियां बांटनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये लगता है कि जो पिछले 10 साल से एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, कार्यशैली जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी कार्यशैली जो है बदलनी पड़ेगी। उस कार्यशैली से काम नहीं होगा जो पिछले 10 साल से जिस कार्यशैली से काम हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो अब नई तरीके से कार्यशैली बनानी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको कार्यशैली बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2024 तक, ये अब मैं वो बात कहूंगा जो मुझे लगता है, और मेरे साथ एक नहीं, यहां बैठकर तो हम एनालाइज ही कर सकते हैं, और एनालाइज इतना ठीक होगा जी, आपको भी मजा आएगा, दर्शकों को भी मजा आएगा, मजा जरूर आएगा। कुशंग नाग रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा, और उस बात से मैं भी सहमत हूं, कि 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी बलराज मधोक की पद चिन्हों पर चले। अच्छा, उसी तरह से वो, उसका मैं प्रूफ देता हूं। हाँ, आप देखना 2014 से 2024 तक जो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लीडर थे, उस साइड करने शुरू हो गए। अब रिकॉर्ड देख लिया, आप खुद देखिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। शिवराज चौहान, सुंदर राजे, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सभी वाजपेयी जी के चले हैं। उसके अलावा और लीडर भी साइड पे होने शुरू हो गए। बलराज मधोक, अच्छा, जो नरेंद्र मोदी है, बलराज मधोक जी के प्रशंसक भी रहे हैं। बलराज मधोक जी का मैं बता देता हूं, वो एबीवीपी के। हाँ, मैं चाहूंगा कि देखिए, हम तो जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को पता चले। अब इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हाँ, भारतीय जनसंघ की स्थापना बलराज मधोक जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, और एबीवीपी की स्थापना बलराज मधोक जी ने की थी। तो वाजपेयी जी और अडवाणी जी को लेकर आने वाले, दीनदयाल जी को भी लेकर आने वाले बलराज मधोक थे जनसंघ में। और आप इसमें विडंबना देखना, उनकी वाजपेयी जी और अडवाणी जी से नहीं बनती थी, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया बलराज मधोक को, जबकि जनसंघ उसके बाद भी चला रहे थे वो। तो उन्हीं के प्रशंसक
नरेंद्र मोदी ने अडवाणी जी का वो हाल कर दिया जो मधोक का था, मार्गदर्शन मंडल में ले आए। यानी पिक्चरें बीजेपी की देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको बताता हूं, जो पैटर्न इसलिए कह रहा हूं कि बराज मधोक और जनसंघ के ऊपर चली है बीजेपी, मोदी जी। धारा 170 राम जन्मभूमि, ये किसके मुद्दे थे आप बताइए? किसके मुद्दे थे ये? जनसंघ के थे, बिल्कुल दीनदयाल उपाध्याय जी के थे। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने साकार किए। बराज मधोक जी सपने इन्होंने सरकार किए, साकार कर दिए। बिल्कुल ये काम किए। अब चूंकि गठबंधन की सरकार है, अब बीजेपी को वाजपेयी जी के शिष्यों की या वाजपेयी जी के पैटर्न पर चलने की जरूरत है आज की डेट में। अब इनको अपनी कार्यशैली चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, तभी इन्होंने मतलब वो जो 1999 वाला जो दौर था, वाजपेयी जी वाला दौर था, उस दौर में दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि वाजपेयी जी की खासियत, वाजपेयी जी ने गठबंधन की सरकार चलाने में माहिर थे वो। अब उनको, क्योंकि वाजपेयी जी तो है नहीं अब, लेकिन आप देखना नितिन गडकरी जी आज पूछ लो, वो कहेंगे वाजपेयी जी मेरे दर्शन। देवेंद्र फडणवीस बचपन से ही वाजपेयी जी के साथ हैं। अच्छा, शिवराज चौहान, अब सबको पता, ग्वालियर से वाजपेयी जी इलेक्शन लड़ते, शिवराज चौहान जी तो वहां से वसुंधरा राजे, ये सब के सब वाजपेयी जी के को अपना दर्श मानते हैं। और ये पांचों के पांचों अब फिर ये एंट्री हो रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी में अब वाजपेयी युग का आरंभ होगा अगर एनडीए सरकार चलानी है तो। और मोदी जी समझ चुके हैं इस बात को। अगर एनडीए सरकार चलानी है तो भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से वाजपेयी युग को लाना होगा, क्योंकि अभी जो सरकार बनी है वो गठबंधन के साथ बनी है, एनडीए की गवर्नमेंट बनी है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक कि अगर वाजपेयी जी के आदर्शों को, उनके असूलों को या उनके टीम को आगे किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी शासन में, सत्ता में काबिज रहने में कामयाब हो पाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, अब आप बात सुनिए, लोकसभा के अंदर बिल पास हुए जबकि अमित शाह जी ने पूरा क्लियर किया, विपक्ष को पूरा बताया। वक्फ बोर्ड पर उन्होंने ये कह दिया कि अगर ओबीसी जी ये कह रहे हैं कि शरीयत ला लागू होना चाहिए तो पूरा लागू होना चाहिए, ट्रिपल तलाक तक ना हो। जो उनकी सजाएं होती हैं वो भी होनी चाहिए, अगर चोरी करते तो हाथ काट देने चाहिए, वो भी लागू करें। हम सारा लागू करने को तैयार हैं, ऑन द रिकॉर्ड कहा उन्होंने। उसके बाद वो चुप हो गए, अपना स्थिति इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात आपको बताता हूं, जैसे 20 एमपी रहे, अल्लाह कर इसमें नहीं आए वोटिंग में, हाँ, तो उसमें पता क्या होता है, लोकसभा में ये बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है प्रधानमंत्री के लिए भी और गृह मंत्री के लिए भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा महसूस होता है कि अपनी सरकार में आप दो बिल पे वोटिंग पे नहीं अपनी कर सके, तो उन एमपी को उन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया, उन पर कार्रवाई होगी जो नहीं आए, और उनका अगर कारण नहीं ठीक हुआ तो बीजेपी कार्रवाई नोटिस देगी, और उसके बाद जो नहीं उनको होगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि चीफ व्हिप जारी हुआ था। लेकिन अगर इस तरह की चीजें, अब ये साबित हो गया है इन दो प्रकरणों में कि अब बीजेपी को अपनी 2014 से 2024 वाली नीति चेंज करके वाजपेयी युग को फिर द्वार से लेकर आना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। नहीं तो 2-3 दिन बाद तो अगला कोई, अगर 2 बार, अगर तीसरी ऐसी बात होती है तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल, लोग कहेंगे तो विपक्ष सरकार चला रहा है। जनता ने इनको इसलिए चुना है मेजोरिटी के साथ ताकि बिल लागू करें। बिल्कुल ठीक है, लोकसभा सदस्य का यही काम होता है। अगर जो लोकसभा मेजोरिटी में होकर भी बिल नहीं लागू कर सकी तो उसका गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट की दिखाई नहीं दे रही। तो ये अब आरएसएस भी एक्टिव हो गया और मोदी जी को भी काफी हद तक पता चल गया है कि अब ये चेंज होना पड़ेगा वक्त के साथ से, क्योंकि अब वक्त की परिस्थितियां वो वाली नहीं रही हैं। सो अगर भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाना है तो उनको वाजपेयी युग एक बार फिर से वापस लाना पड़ेगा, यानी कि वाजपेयी जी के साथ जुड़े हुए वो लोग जिन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया और गठबंधन की सरकार चलाने में वो लोग सक्षम हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन में लेकर आना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरवाइव कर पाएगी। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर बिल पास करने की बात है, उसमें जो सत्ता पक्ष है उसको बहुत मजबूती से अपने जितने भी एमपी हैं, सांसद हैं या उनके मंत्री हैं, उनको कारण बताओ नोटिस के साथ उनके
ऊपर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अंदर का मामला है, लेकिन उनको अपने साथ पूर्ण रूप से खड़े करना पड़ेगा, तभी वो किसी बिल को पास कर पाएंगे। नहीं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों में ये एक बात जाएगी कि शायद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार चला रहा है, वो किसी भी बिल को पास होने नहीं देता है। तो वाजपेयी युग को एक बार फिर से वापस लाना होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रजिंदर जी।